दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का ये 7वां भाग है, जिसमें हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी और लेखा परीक्षक से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग, यूपीपीसीएस, विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षा, बैंक, एसएससी, रेलवे के सामान्य अध्ययन के राज्य व्यवस्था खंड के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का 7वां भाग। दोस्तों, आज हम जैसा कि बताए हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73 या अनुच्छेद 74। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन बी। राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 72 में प्राप्त है, यानी आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। और इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष या दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंब, विराम, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति का रिक्त पद अवश्य भर लिया जाना चाहिए कितने समय में? 1 माह के भीतर, 3 माह के भीतर, 6 माह के भीतर या फिर 1 वर्ष के भीतर? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 6 माह के भीतर। राष्ट्रपति के जो पद है उसको रिक्त नहीं रखना चाहिए और अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन जो है पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। और अनुच्छेद 62(2) में ये वर्णित है कि यदि किसी रिक्त में, जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद त्याग के हटाए जाने के कारण हुई है, तो उसकी रिक्त या खाली स्थान को भरने के लिए जो निर्वाचन है रिक्त की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और 6 माह बीतने के पहले किया जाना चाहिए। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति का पद का रिक्त स्थान भरा जाना चाहिए। तो आप जानते हैं 6 माह के भीतर, और राष्ट्रपति पद की रिक्ति पूर्ण की जानी चाहिए। तो ये प्रश्न भी आप जानते हैं कि सही उत्तर 6 माह के भीतर राष्ट्रपति के पद की रिक्ति भरी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है? बहुल असंक्रमणीय मत, एकल असंक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत और एकल संक्रमणीय और बहुल असंक्रमणीय मत। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति के पद का चुनाव, आप जब भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। और अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये टर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जिस निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 71 में ये वर्णित है कि राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से यदि कोई विवाद होता है निर्वाचन में, तो जांच और निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वो मिलकर बनता है किससे? संसद के सभी सदस्यों से, इसके अलावा संसद और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से, संसद और राज्य विधानसभाओं तथा विधान परिषद के सदस्यों से, और संसद और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्यों से। तो अभी आपने पढ़ा है दोस्तों
भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो जिस निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होता है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष चुनाव, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रणाली, संसद के सदस्य या निर्वाचक मंडल। तो आप जानते हैं भारत का राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है जिसमें संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है, देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो आप जानते हैं, अभी आपने पढ़ा है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है? तो ये प्रश्न इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको रटना है। भारत का राष्ट्रपति संसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, न कि सभी सदस्यों द्वारा, बल्कि निर्वाचित सदस्यों द्वारा ये निर्वाचित होता है। फिर वही प्रश्न दोहरा रहा है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचित के लिए निर्वाचक मंडल में कौन रहते हैं? तो सही उत्तर आपका संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य आप जानते हैं भाग लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने के पश्चात उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को कब तक संभालता है? ऑप्शन देखिए, 1 साल, 6 महीने, 2 साल या फिर कोई सीमा नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को 6 महीने तक संभालता है, क्योंकि अनुच्छेद 62(2) में प्रावधान किया गया है कि यदि किसी कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो प्रत्येक दशा में यथाशीघ्र 6 माह के भीतर उसको निर्वाचन द्वारा भर लिया जाना चाहिए। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसका पद भी खाली होने पर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है और इस स्थिति में उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां, उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं और वह राष्ट्रपति के समान वेतन, भत्ते, आवास और विशेषाधिकार प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो भारत का उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है? तो अधिकतम 6 माह तक, क्योंकि 6 माह के भीतर ही राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन किया गया है। पहले हम लोग छोटे थे तो पढ़ते थे कि राष्ट्रपति का वेतन 50,000 रुपये प्रति माह होता है। तो इसमें आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है। ऑप्शन देखिए, 50,000 रुपये प्रति माह, 1 लाख रुपये प्रति माह, 1,50,000 और 75,000 रुपये प्रति माह। तो दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति का वेतन यहाँ पर 2009 में ये पूछा गया प्रश्न है, तो यहाँ पर उस समय 1,50,000 रुपये प्रति माह था, लेकिन 2019-20 में राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह, उपराष्ट्रपति को 4 लाख, राज्यपाल को 3.5 लाख, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 जो है वेतन मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी अध्यादेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है कि राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो, सही है। अध्यादेश का वही बल है जो संसद द्वारा निर्मित कानून का और उसकी मर्यादाएं संसद के अधिनियम के समान होती हैं, सही है। संसद के दोनों सदनों के पुनः समवेत होने पर उनके समक्ष रखा जाएगा, ये भी सही है। और अध्यादेश जारी करने से ये समाधान होना जरूरी नहीं है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना उपेक्षित है। तो ये आपका ऑप्शन डी सही नहीं है एक अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने के संबंध में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का जो है संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ये है अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति अध्यादेश को तभी लागू करते हैं जब, तो आप जानते हैं राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी जारी करते हैं जब संसद का जो सत्र है वो चालू न हो और संसद का सत्र न चल रहा हो, उसी समय अध्यादेश जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है? ऑप्शन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष, संसद के दोनों सदनों या प्रधानमंत्री को। तो सही उत्तर है संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार प्राप्त है और महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? राजदूत, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी और उपराष्ट्रपति। तो आप जानते हैं दोस्तों कि राजदूत यानी एम्बेसडर किसी देश में, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचक एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होना बताया गया है और इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति को ऐसे संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है? तो इसमें हम ऑप्शन नहीं बताएंगे, आप समझ लीजिए दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। उपराष्ट्रपति को संबोधित करके राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है और संविधान के 56(1) क के अनुसार जो अनुच्छेद है उसमें भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है, ये वर्णन किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ के रक्षा बल और सर्वोच्च समादेश निहित करना अमेरिका के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 67 याद कर लीजिए, उपराष्ट्रपति अपने पद की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प और लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है और इसके लिए उसकी सूचना 14 दिन पहले दी जानी चाहिए। तो ये उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान है। दोस्तों, अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। अगला है कि यदि भारत का राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहे तो वो किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देगा? तो सही उत्तर है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को संबोधित करके भारत का राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वह अपने कार्यालय की गरिमा को कायम करता है, उसे ये देखना है कि वो निष्पक्ष रहे, वह सरकार के अधीन एक लाभदायक पद धारण कर सकता है और वह यह बनना नहीं चाहता। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है क्योंकि उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे। भारत का राष्ट्रपति संसद की योग्यता रखते हुए भी संसद का सदस्य नहीं होता है और उसका चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है।
आप जानते हैं राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों संसद के भाग होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक, कानून नहीं बनता है। तो कुल मिलाकर यदि वह किसी सदन का सदस्य बनता है तो वो निष्पक्ष नहीं रह पाएगा। उसे निष्पक्षता बनाए रखने के लिए वो किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति किस में निहित है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति में निहित है संघ की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ। अगला प्रश्न है, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है कब? लोकसभा चुनाव के दौरान, आपातकाल, बाहरी या अंदरूनी के दौरान, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, और कभी नहीं, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। तो सही उत्तर है दोस्तों राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में लगाया जाता है, और संविधान में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का प्रावधान नहीं है। देखिए, प्रश्न जो पूछ रहा है राज्यों में नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है केंद्र में राष्ट्रपति शासन, तो ये कभी नहीं हो जाएगा दोस्तों। ध्यान से पढ़िएगा, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात संबंधी उपबंध दिए गए हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपात की घोषणा कर सकता है। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द को प्रयोग किया गया है, और अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का ये कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद से दिया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों 78(2). 78(2) के आधार पर राष्ट्रपति सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है इसको। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिनों तक प्रभावी रहता है? तो ऑप्शन है 1 पखवाड़ा, 1 महीना, 6 सप्ताह या 8 सप्ताह। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की जो शक्ति होती है, सीमा होती है, समय सीमा, वो 6 सप्ताह होती है। अनुच्छेद 123 के अनुसार उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में होते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और ये अध्यादेश संसद के पुनः सत्र में आने की तिथि से 6 सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वसम्मत यानी निर्विरोध निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मत से यानी निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, कौन से भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। आप प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो ऑप्शन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका, संसद, लोकसभा, चुनाव आयुक्त द्वारा। दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो इसका निपटारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में होता। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित किसी वाद विवाद का निपटारा करती है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन सुलझाता है? तो आप जानते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय। और भारतीय राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है किस प्रकार से? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से जो है महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, और ये संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। तो सही उत्तर है संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति एक विधेयक को पुनर्विचार के लिए, जो कि अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वापस करता है, तब यह किसका उदाहरण होता है? ऑप्शन है आपके पूर्ण निषेधाधिकार का, सीमित निषेधाधिकार, निलंबित निषेधाधिकार और पॉकेट निषेधाधिकार। तो सही उत्तर है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा दोनों सदनों से पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या स्वीकृति रोक लेगा, अथवा विधेयक जैसे धन विधेयक के अलावा उसको पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा सकेगा
तो ये राष्ट्रपति की विधेयकों पर इस प्रकार की शक्ति निलंबनकारी वीटो या सस्पेंशन वीटो कही जाती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, निलंबित विशेषाधिकार का निषेधाधिकार का ये मामला होता है जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संचालित कराया जाता है लोकसभा स्पीकर द्वारा, भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। तो सही उत्तर है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति चुनाव संचालित कराया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए फिर से दोहरा रहा है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो सही उत्तर है 7 माह अधिकतम अवधि। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश जो है उसकी अधिकतम अवधि जो है 7.5 महीने हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 प्रश्न हैं। 6 सप्ताह, तो संसद सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर उसको अनुमोदित होना चाहिए, 6 वीक, और अध्यादेश जो राष्ट्रपति द्वारा इसकी अधिकतम अवधि 7.5 माह हो सकती है। अगला है, कौन सा अधिकार भारत में राष्ट्रपति को संसद के संबंध में नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए आपके, राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे और स्थान पर ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु एक सत्र से दूसरे सत्र के मध्य 6 माह का अंतर होगा। दूसरा है कि सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा, राज्यसभा का विघटन कर सकेगा और लोकसभा का विघटन कर सकेगा। तो सही उत्तर है दोस्तों, राष्ट्रपति को संसद के संबंध में ये अधिकार नहीं है कि वो राज्यसभा का विघटन कर सकेगा, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश दे सकते हैं, संसद द्वारा पारित बिलों को सहमति दे सकते हैं और संसद के संयुक्त सत्र को जो है संबोधित कर सकते हैं। तो इसमें से क्या क्या काम कर सकते हैं राष्ट्रपति? देखिए, ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं, पहला काम। उसके बाद संसद द्वारा पारित बिलों को सहमति देते हैं और संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। तो 1, 3, 4 ऑप्शन डी आपका सही है कि राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं? जैसे लोकसभा को भंग करना, देखिए लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना और उपरोक्त सभी। तो भारत का राष्ट्रपति उपयुक्त सभी कार्यों को कर सकता है और इसके संबंध में उसे विशेषाधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित अर्हताओं में से कौन भारत और अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को धारित करना होता है या उम्मीदवारों के लिए उभयनिष्ठ है? नागरिकता, न्यूनतम आयु, देखिए नागरिकता हो गई, न्यूनतम आयु, आवासीय शर्त और विधायिका के लोकप्रिय सदन के सदस्य होने की योग्यता आपको बताना है। तो दोस्तों, भारत और अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु की व्यवस्था या न्यूनतम आयु पूरी करना बहुत ही आवश्यक है। तो ये अर्हता या ये क्वालिफिकेशन भारत और अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए उभयनिष्ठ है। अगला प्रश्न है, कौन द्वितीय वरीयता के मतों से भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ था? ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन या वीवी गिरी। तो दोस्तों, वीवी गिरी जो थे, वीवी गिरी, ये भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.एम. सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख उपस्थित हुए थे और 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार और नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई थी, जिसमें वीवी गिरी ने जीत प्राप्त की थी। तो नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और द्वितीय वरीयता मतों से वीवी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। राष्ट्रपति के बाद आइए दोस्तों, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा, चाहे निर्वाचित हों और मनोनीत, सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है और
संविधान के 66वां अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार किया जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? कुछ कथन हैं, उनके आधार पर आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति सही है। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उसे राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, सही नहीं है। उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है, ये भी सही नहीं है। और यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे अथवा उसकी मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, परंतु यह अवधि 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती है। तो सही उत्तर 1 और 4 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो सही उत्तर है भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सदन का सदस्य बने बगैर सदन की अध्यक्षता करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, विधान परिषद का अध्यक्ष या विधान परिषद का अध्यक्ष। तो सही उत्तर है दोस्तों, एक सदन का सदस्य बने बगैर उसकी अध्यक्षता भारत का उपराष्ट्रपति करता है, क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, और राज्यसभा की अध्यक्षता उसके द्वारा की जाती है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पद मुक्त कर सकता है? देखिए, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों निर्वाचन आयोग। तो सही उत्तर है राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति को पदच्युत कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो सही उत्तर है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, और संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और वह अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण कर सकेगा। अनुच्छेद 67 में ये व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक बना रहता है, लेकिन वह पद से इससे पहले भी त्यागपत्र देता है, जिसको वो संबोधित करेगा। तो आप जानते हैं उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था? ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, BS शेखावत, फखरुद्दीन अली अहमद। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद नहीं रहे हैं। राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, भैरों सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो दोस्तों, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, और जब प्रश्न पूछा गया था उस समय डॉक्टर हामिद अंसारी थे। अब आइए देखते हैं महान्यायवादी और लेखा परीक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के बिना संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायाधिकर्ता, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और भारत का महान्यायवादी। तो सही उत्तर है भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। ये संसद के जो है किसी भी सदन का सदस्य होते हुए बिना भी दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, और ये अनुच्छेद 88 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, कौन संसद के किसी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो सही उत्तर है दोस्तों भारत का महान्यायवादी। और बिना सदन का सदस्य होते निम्नांकित में से किसको सदन के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? तो ये भारत के अटॉर्नी जनरल को ये अधिकार प्राप्त है दोस्तों, लेकिन वह कोई मत नहीं दे सकता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे सदन की या संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? तो वो होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल या भारत का महान्यायवादी।
महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल इसे संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिना संसद सदस्य होते हुए कौन संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकारी है? तो ये देखिए भारत का महान्यायवादी होता है। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के अरहित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 76(2) में महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है और उसका कर्तव्य विधि संबंधी मामलों पर मंत्रणा देना होता है। इसके अलावा 76(3) में यह व्यवस्था है कि महान्यायवादी अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उसको सुनवाई का अधिकार प्राप्त है और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। अनुच्छेद 88 में महान्यायवादी को संसद के किसी सदन में बोलने और उसकी कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वो संसद में मतदान नहीं कर सकता है, यानी मतदान का अधिकार उसे नहीं प्राप्त है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण खंड, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी से संबंधित प्रश्न थे, इनको आपने सॉल्व किया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है विभिन्न राज्यों की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए और साथ ही साथ जो अध्यापक परीक्षाएं हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर उच्चतर शिक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।